मित्रों नमस्कार, मैं मनोज सिंह आप सभी का स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आज एक नया टॉपिक हम जो है आप लोगों के साथ लेके आए हैं। इसका नाम है समास। समास, इसके पहले हम लोग विराम चिन्ह पढ़ चुके हैं। आज हम देखते हैं समास। समास सबसे पहले यही जाने कि समास होता क्या है। समास वही होता है सम प्लस आस। सम प्लस आस शब्द से मिलकर बना है, जिसका अर्थ होता है, सम का अर्थ होता है समान, आस का अर्थ होता है आशय। अर्थात हम ये समझे कि जो पद कारक चिन्ह का लोप हो जाने के कारण जो विभक्ति लोप हो जाती है, उसके कारण भी शब्द वही रहता है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं रहता है, उसका अर्थ वही रहता है, वही है समान। समास, हाँ, समान अर्थ जो दे, लोप विभक्ति लोप हो जाने के कारण भी, कारक चिन्ह लोप हो जाने के कारण भी वही अर्थ देता है, उसे समास कहते हैं। तो आइए हम समास को देखते हैं। सम प्लस आस शब्द से बना हुआ है, जिससे सम का अर्थ समान और आस का अर्थ आशय अर्थात आशय होता है। हाँ, अब हम देखें समास दो पदों अर्थात शब्दों के बीच में होता है। हमने क्या कहा कि समास दो शब्दों के बीच में होता है। अगर यही संधि की बात करें हम, समास दो शब्दों के बीच में होता है और संधि जो है दो वर्णों के बीच में होता है। यही दोनों में अंतर है। संधि और समास में यही अंतर है। समास दो पदों में होता है और संधि जो है दो वर्णों में होती है। तो यहाँ देखते हैं, समास दो पदों अर्थात शब्दों के बीच में होता है। अर्थात इसका कहने का क्या अर्थ है कि दो पदों के बीच में कारक चिन्ह का लोप कर देने पर भी वही अर्थ रहता है। हमने अभी आपको बताया था कि जिसमें कारक चिन्ह का लोप कर देने पर भी उसका अर्थ वही रहता है, तो उसे क्या कहेंगे, तो इसे हम समास कहेंगे। समास के बाद जो निर्मित शब्द होता है उसे हम सामासिक पद कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं, समास से निर्मित शब्द जो होता है उसे हम सामासिक पद कहते हैं। हाँ, अब यहाँ देखते हैं मेन चीज समास। कभी कभी आप लोगों की परीक्षा में समास का विलोम पूछ लेता है। तो अगर देखा जाए तो समास का विलोम जो है एक व्यास भी हो सकता है और समास का विग्रह भी हो सकता है। तो यहाँ देखिए, समास को हम जोड़ते हैं और विग्रह को अलग करते हैं, तो समास का विलोम व्यास हो जाएगा। नहीं, दूसरी बार अगर व्यास नहीं है तो विग्रह हो जाएगा, पहली बात। उसके बाद दूसरी बात हम देखते हैं, संधि का विलोम क्या होगा। संधि का विलोम विच्छेद होगा। संधि का अर्थ होता है जोड़ना और विच्छेद का अर्थ होता है अलग कर देना। हाँ, विच्छेद अलग कर देना। तो यहाँ पर संधि का विलोम जो है क्या होगा, विच्छेद होगा। और यहाँ समास का व्यास नहीं तो दूसरे स्थान पर विग्रह हो जाएगा। हाँ, अभी तो हम देखे हैं, सिर्फ क्या देखें, अभी तो समास की परिभाषा देखे हैं। अब इसके बाद जो है हम देखेंगे समास कितने प्रकार के होते हैं, क्या होता है। सबसे पहले आपको हम बताएं, समास में अगर देखा जाए तो सबसे पहले क्या होता है, एक पूर्व पद होता है और एक उत्तर पद होता है। सबसे पहले हमको यही जानना है कि ये पूर्व पद क्या होता है और उत्तर पद होता है। जैसे आपसे कोई पूछ ले, समास में आप यही अभी पढ़ेंगे, इसका पहला पद प्रधान होता है, इसका दोनों पद प्रधान होता है, इसका तीसरा पद या उत्तर पद प्रधान होता है, और किसी में आप पढ़ेंगे इसमें किसी तीसरे का बोध होता है। तो आप यही पढ़ेंगे। सबसे पहले हमको यही जानना है कि ये उत्तर पद और पूर्व पद होता क्या है। तो सबसे पहले यही देखते हैं। जैसे हमने आपसे कहा यथाशक्ति, हाँ, यथाशक्ति। अभी समास पर नहीं जाना है, अभी हमको सिर्फ इतना जानना है, यथा जो है पूर्व पद हो जाएगा और उसके बाद शक्ति जो है उत्तर पद हो जाएगा। अब यहीं से आपको जानना है कि यथा जो है पूर्व पद हो जाएगा और शक्ति जो है उत्तर पद हो जाएगा। अब इसके बाद किसी भी समास में आपको हम बताएंगे, यहाँ पहला पद प्रधान होता है या पहला पद अव्यय होता है
या दूसरा पद प्रधान होता है, या पहला दूसरा दोनों पद प्रधान होता है, या अगला रहेगा ये दोनों पहला दूसरा पद प्रधान ना होकर किसी तीसरे का बोध करता है। तो आपको सबसे पहले यही जानना है कि पूर्व पद क्या होता है और उत्तर पद होता है। इतनी जानकारी हमको हो गई। हमने समास की परिभाषा पढ़ा और पढ़ा कि समास का विलोम क्या होता है, तो व्यास होता है, नहीं तो दूसरे अगर व्यास नहीं है तो उसका विग्रह हो जाएगा। अगर संधि का देखें, संधि का विलोम हमने पढ़ा, संधि का क्या हो जाएगा, संधि का जोड़ना और विच्छेद का अर्थ अलग करना। अब आइए हम लोग देखते हैं समास के प्रकार। देखिए, हम हिंदी पढ़ रहे हैं तो हमको यही याद करना है कि समास के 6 भेद हैं। हमको यही जानना है, हिंदी पढ़ रहे हैं तो हमको जानना है समास के 6 भेद हैं। 6 भेद। लेकिन एक बात ये भी, अगर कभी ऐसे प्रश्न पूछा नहीं गया, अगर कभी पूछा जाए मुख्य रूप से कितने हैं, तो मुख्य रूप से समास के 4 प्रकार होते हैं। दूसरा प्रश्न बन जाता है कि मुख्य रूप से समास के 4 भेद हैं। समास के 4 भेद हैं। अब हमने आपको बताया कि समास के ऐसे अगर पूछता है, हिंदी हम लोग पढ़ रहे हैं तो हिंदी में समास को 6 भेद माना जाता है। लेकिन अगर कभी एग्जाम में मुख्य रूप से अगर जोड़ देगा तो हम समास को 4 ही प्रकार से जानेंगे। कौन कौन सा होगा आगे देखते हैं। पहला अव्यय हो जाएगा, दूसरा द्वंद्व हो जाएगा, तीसरा तत्पुरुष हो जाएगा और चौथा बहुब्रीहि समास हो जाएगा। अगर हम देखते हैं तत्पुरुष के 2 भेद हो जाते हैं, एक द्विगु समास हो जाता है, दूसरा कर्मधारय समास हो जाता है। तो आइए हम पहले इसके विभाजन के बारे में देखते हैं। मुख्य रूप से 4 समास और अन्य जैसे मुख्य नहीं जुड़ा रहेगा, समास के प्रकार पूछेगा तो आपको 6 प्रकार बताना है। आइए हम इसके भेद को देखते हैं। समास के भेद तो हम देखते हैं मुख्य रूप से 4 ही माना जाता है। समास के भेद को यहाँ हम देखते हैं क्या है, तो यहाँ पर देखते हैं। सबसे पहला हो गया अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास हमने आपसे बताया पहला क्या है, पहला अव्ययी भाव समास है। उसके बाद दूसरे नंबर पर देखते हैं द्वंद्व समास। द्वंद्व समास। उसके बाद तीसरे नंबर पर देखते हैं तत्पुरुष समास। तत्पुरुष। और उसके बाद देखते हैं चौथा क्या हो जाएगा, चौथा हो जाएगा बहुब्रीहि समास। आपसे हम क्या बताएं, 4 प्रकार से, एक अव्ययी भाव समास और द्वंद्व, तत्पुरुष और बहुब्रीहि। अभी हमको इतना ही जानना है। सबसे पहले प्रश्न यही बनता है कि इनका आपको अगर क्रम याद है तो पहला दूसरा तीसरा पद याद करने की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ हमने कहा पहला अव्ययी है तो इसका पूर्व पद प्रधान। पूर्व पद प्रधान। अभी विकल्प में हमने आपको पूर्व पद और उत्तर पद बताया था, आपको उसी आधार पर जानना है। अभी सिर्फ इतना जानना है कि पूर्व पद किसमें प्रधान होगा। पहले नंबर पर है तो पहला पद प्रधान है। यहाँ पर देखते हैं दूसरे नंबर पर है तो दोनों पद प्रधान हो जाएंगे। यहाँ पर देखना क्या है, दोनों पद प्रधान। हमने आपसे बताया दोनों पद प्रधान। दोनों दूसरे नंबर पर है तो दोनों पद प्रधान हो जाएंगे। याद करने का तरीका यही, पहले पर अव्यय है तो इसका पूर्व पद प्रधान हो जाएगा। दूसरे नंबर पर द्वंद्व है तो द्वंद्व का दोनों पद प्रधान हो जाता है। अगर हम तीसरे नंबर पर देखें तो तीसरे नंबर पर क्या हो जाता है, इस पे उत्तर पद प्रधान हो जाता है। उत्तर पद प्रधान। हमने आपसे बताया उत्तर पद प्रधान किसमें होगा, तत्पुरुष में होगा। इसमें देखते हैं बहुब्रीहि में। बहुब्रीहि में अगर देखा जाए तो दोनों पद अप्रधान होते हैं।
दोनों पद अप्रधान होते हैं। हाँ, अप्रधान होते हैं, किंतु किसी तीसरे का बोध होता है। हाँ, किसी तीसरे का बोध होता है। किसी तीसरे का अर्थात किसी देवी देवता का नाम जो है होगा, किसी तीसरे का बोध होता है। हाँ, अभी हमने आपको क्या बताया, हमने आपको सबसे पहले यही प्रश्न आता है कि किसका पूर्व पद प्रधान है, किसका दोनों पद प्रधान है, किसका उत्तर पद प्रधान है। अभी 2021 की टीजीटी में आया था कि दोनों पद प्रधान ना होकर किसी अन्य को प्रधान बताया जाता है तो कौन सा समास होगा, वहां पर बहुब्रीहि समास था। तो अभी हम जान गए, हमने आपको बताया एक नियम, बहुत आसान नियम है। पहले नंबर पर अव्यय होगा तो पहला पद प्रधान होगा, दूसरे नंबर पर द्वंद्व होगा तो दूसरा पद प्रधान होगा, तीसरे नंबर पर तत्पुरुष होगा, इसका उत्तर पद प्रधान होगा, और चौथे नंबर पर बहुब्रीहि समास होगा। बहुब्रीहि समास का कोई पद प्रधान नहीं होता लेकिन किसी तीसरे का बोध करता है। अब हमको जानना है यहाँ कि तत्पुरुष, अब हमको जानना है कि तत्पुरुष के भी दो भेद हो जाते हैं। आप शायद जानते हैं तत्पुरुष के दो भेद हो जाते हैं, कौन कौन सा। एक पहला हो जाता है द्विगु समास। हाँ, हमने आपको बताया पहला द्विगु समास और दूसरा जो है कर्मधारय, कर्मधारय समास। अब इसमें पद की तो कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि यहाँ तत्पुरुष का ही दो भेद है, तो तत्पुरुष में उत्तर पद प्रधान है, तो यहाँ पर भी उत्तर पद प्रधान होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर द्विगु को हम देखें तो संख्यावाची होता है, संख्यावाची। यहाँ आपको बताएं, जहां पर संख्यावाची शब्द मिल जाए आपको तो वहां पर आपको क्या बताना है, वहां पर द्विगु समास बताना है। अब यहाँ कर्मधारय में अगर हम देखें तो कर्मधारय में क्या होता है, यहाँ विशेष और विशेषण, यहाँ विशेष विशेषण होता है। हाँ, सबसे पहली बात तो यही आपको जानना चाहिए विशेष विशेषण है क्या। जैसे हमने कहा कि गाय काली है, गाय काली है, तो इसमें आपको विशेष विशेषण जानना है। तो कैसे जानेंगे, आप देखिए यहाँ पर गाय कैसी है, काली है, तो विशेषण क्या हो जाएगा, विशेषण काला हो जाएगा, और जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे विशेष कहते हैं। यहाँ गाय जो है विशेष हो जाएगी और उसके बाद काली जो है विशेषण हो जाएगा। हाँ, हमने आपको बताया कर्मधारय समास में विशेष और विशेषण भी होता है। तो यहाँ आपको बताए गाय काली है, तो काली जो है इसके विशेषण हो जाएगा और गाय जो है विशेष हो जाएगा। हमने आपको बताया कि जिसकी विशेषता बताई जाती है वो विशेष होता है, जो इसकी विशेषता होती है वो विशेषण होता है। तो कहा जाए विशेष विशेषण कहाँ मिलता है, किस समास में, तो हम कहेंगे कर्मधारय समास में। यहाँ पर देखें एक और है, हमने कहा कर्मधारय में विशेष और विशेषण होगा, उसके बाद यहाँ देखें उपमेय और उपमान, उपमेय और उपमान। तो यहाँ पर देखें, यहाँ पर उपमेय उपमान आपको समझने के लिए उपमेय और उपमान को हम बताएं कि जैसे चंद्रमुख, चंद्रमुख। अब यहाँ उपमा दी जा रही है ना, किसका, चंद्रमा के समान मुख। तो मुख देखिए जो हमारे पास रहता है वो जो है क्या होता है, जो हमारे पास है वो उपमेय है, और जो हमसे दूर है वो उपमान है। जैसे चंद्र हमसे दूर है तो वो उपमान हो जाएगा, और मुख जो है हमारे पास है तो उपमेय हो जाएगा। हमने आपको बताया उपमेय और उपमान। हाँ, अब देखिए चंद्रमुख अर्थात क्या कह रहे हैं, चंद्रमा के समान मुख, तो चंद्रमुख हो जाएगा। ठीक, अब हमने आपको बताया
कि कर्मधारय और उसके बाद द्विगु समास किसके भेद हैं, तो आपको बताना है तत्पुरुष के। तत्पुरुष के भेद हैं। हाँ, उसके बाद हम अब आगे आते हैं। तो आगे अगर देखते हैं तो तत्पुरुष के कुछ और भेद भी हो जाते हैं। हाँ, तत्पुरुष के कुछ और भेद हो जाते हैं। अलुक तत्पुरुष और उपपद तत्पुरुष, मध्यम पद लोपी तत्पुरुष, नए तत्पुरुष, प्रादि तत्पुरुष और मयूर व्यंजकादि तत्पुरुष। यहाँ थोड़ा सा जगह नहीं है, नहीं तो उसको भी बता देते, आगे बता देंगे। अब यहाँ देखें, यहाँ द्वंद के भी तीन भेद हो जाते हैं। यहाँ पर देखें, द्वंद के भी तीन भेद हो जाएंगे। इतरेतर द्वंद और उसके बाद समाहार द्वंद, समाहार, और उसके बाद अगला देखें वैकल्पिक। वैकल्पिक यहाँ पर देखें, हाँ थोड़ा सा जगह की दिक्कत है, बोर्ड बहुत छोटा है इसलिए थोड़ी सी दिक्कत हो रही है। तो हाँ, यहाँ पर देखें, यहाँ क्या है, यहाँ जो है द्वंद के दो तीन भेद हो जाएंगे। एक इतरेतर हो जाएगा, दूसरा समाहार और तीसरा वैकल्पिक हो जाएगा। हाँ, इसके बाद अगर देखें तो बहुब्रीहि के भी चार भेद हो जाते हैं। समानाधिकरण, व्यधिकरण, तुल्यबोध और व्यतिहार। बहुब्रीहि के भी हो जाते हैं। अब देखिए, अब हम एक एक समास को धीरे धीरे पढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ इतनी जगह नहीं है कि विस्तार से सभी को बताया जाए। तो हम जो है जब विस्तार से देखेंगे तो आपको दिखाएंगे। आगे देखते हैं, जैसे हमने कहा विशेष विशेषण एक बार समझ लेते हैं, उसके बाद फिर चलते हैं। अभी यहाँ हमने आपको बताया कि विशेषण वही होता है जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताए, उसे विशेषण कहते हैं। और जिसकी विशेषता बताई जाए उसे क्या कहेंगे, उसे विशेष कहेंगे। ठीक है, आइए हम लोग इसके बाद अब देखते हैं अगला क्या है। अगला है पहला समास, देखते हैं अव्ययी भाव समास। पहला एक एक करके हम देखते हैं तो ज्यादा समझ में आएगा। हाँ, एक एक करके देखेंगे, क्योंकि बोर्ड बहुत छोटा है इस वजह से पूरा विस्तार नहीं किया जा सकता। हाँ, एक एक करके पढ़ेंगे तो जरूर जो है जानकारी मिल जाएगी अच्छे ढंग से। हाँ, अभी यहाँ देखिए अव्ययी भाव समास। तो अव्यय में अगर हम देखें तो अव्यय क्या होता है, सबसे पहले यही जाने कि अव्यय को पहचानने का नियम। सबसे पहले यही जाने कि इसका पूर्व पद जो है, पूर्व पद प्रधान होता है। सबसे पहले हमको यही जानना है, पूर्व पद इसका प्रधान होगा और इसमें उपसर्ग और अविकारी शब्द होते हैं। अविकारी, हाँ, आप जो है उपसर्ग को जानते हैं लेकिन अविकारी और विकारी को भी जानते होंगे। तो यहाँ विकारी शब्द वो होता है जिसमें हम संज्ञा सर्वनाम, हाँ, जिसमें विकारी उसे कहेंगे जिसमें हम लिंग वचन कारक में परिवर्तन कर सकें, उसे विकारी शब्द कहते हैं। जैसे संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण, चार ऐसे हैं जो विकारी हैं। उसके बाद क्रिया विशेषण, संबंध, समुच्चय और विस्मयादि बोधक को हम अविकारी कहते हैं, जिसमें लिंग वचन कारक में परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। तो अगला है क्रिया विशेषण। यहाँ जो है अगर देखा जाए तो क्रिया विशेषण का भी प्रयोग होता है। हमने आपको क्या बताया, क्रिया विशेषण का भी प्रयोग होता है। हमने पहचान के तीन नियम आपको बताए हैं। उपसर्ग, हाँ, अब अव्ययी भाव समास के तीन पहचान के नियम हैं। इसका पूर्व पद प्रधान होता है और पहला पद उपसर्ग या अविकारी होता है और क्रिया विशेषण होता है। ठीक है, इसके बाद अब हम परिभाषा सहित जो है अव्ययी भाव समास को देखते हैं। हाँ मित्रों, आइए देखते हैं अव्ययी भाव समास। हम आपसे पहला अब बता रहे हैं, पहला समास क्या है, अव्ययी भाव समास है, जिसमें हमने आपको बताया पहला पद प्रधान होता है या पूर्व पद प्रधान होता है या पूर्व पद अव्यय होता है या पूर्व पद उपसर्ग होता है।
ठीक, अब यहाँ देखते हैं, वह समास जो अव्यय का भाव दे अर्थात समास होने के बाद बना सामासिक पद अव्यय क्रिया विशेषण की तरह व्यवहृत हो तो उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। इसके पहचान के नियम हमने बता दिया है। एक नियम और जान लीजिए, किसी शब्द की आवृत्ति जैसे एक एक, दोबारा, धीरे धीरे, आमने सामने, निसंकोच, सपत्नी, रात भर, हाथों हाथ, बीचों बीच, पहले पहल, पल पल आदि शब्द आपको जिसमें मिल जाए तो इसमें बिना सोचे आपको अव्ययी भाव समास बता देना है, क्योंकि यहाँ सब अविकारी शब्द हैं, इसमें विकार नहीं उत्पन्न हो सकता है। अगला देखते हैं, उपसर्ग में अनु, आ, प्रति, भर, यथा, यावत, हर आदि का प्रयोग हुआ रहेगा, तो आपको समझ लेना है कि इसमें कौन सा समास होगा, तो अव्ययी भाव समास होगा। ठीक, आइए कुछ हम लोग इसके उदाहरण देखते हैं जो परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो देखते हैं, अब इसको देख लीजिए, लिख लीजिए, जो आपकी समझ में आए, चाहे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जो भी करना हो आपकी इच्छा से कर लीजिए। अब आइए हम उदाहरण की तरफ चलते हैं अव्ययी भाव समास के। यहाँ पर हम देखते हैं उदाहरण जो आपकी परीक्षाओं में आई, विगत परीक्षा जितनी भी हुई है किसी न किसी में जरूर पूछा गया है। हमारा उद्देश्य यही रहता है कि हम आपको वही उदाहरण दें जो आपको कभी न कभी जिसकी जरूरत पड़े। सबसे पहले तो अभी एक उदाहरण लिखे थे, सपत्नीक। हाँ, सपत्नीक। हाँ, सपत्नीक हो जाएगा। उसके बाद अगला है यथाशक्ति। यथाशक्ति। और उसके बाद दूसरा उदाहरण हो जाएगा कृपा पूर्वक। कृपा पूर्वक। अभी हाल में जो यूपीएसआई की परीक्षा हुई थी उसमें पूछा गया था कृपा पूर्वक में कौन सा समास है, तो हमको अव्ययी भाव समास बताना है। अगला हो जाएगा आजन्म। आजन्म। उसके बाद अगला हो जाएगा अनुगमन। अनुगमन। यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर अव्यय है और यहाँ पर भी उपसर्ग है, यहाँ पर भी जो है अव्यय है, यहाँ उपसर्ग है, यहाँ भी उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। तो हम यहाँ देखें, अगला हो जाएगा प्रतिमान। प्रतिमान। अगला उदाहरण है प्रतिमान। फिर उसके बाद अगला है सकुशल। हाँ, हमने आपको बताया अगला उदाहरण है सकुशल। उसके बाद अगला उदाहरण है यथाक्रम। कौन सा है? यथाक्रम। यथाक्रम के बाद है अगला दर्शनार्थ। अगला क्या है? अगला है दर्शनार्थ। उसके बाद है प्रतिदिन। अगला उदाहरण है प्रतिदिन। और उसके बाद अगला उदाहरण है आमरण। आमरण। और उसके बाद प्रत्येक। प्रत्येक के बाद प्रत्यंग। हाँ, इसका अगर हम करेंगे तो संधि करेंगे, प्रति प्लस अंग हो जाएगा, तो यहाँ पर प्रत्यंग हो जाएगा। हाँ, संधि जिसको भी पढ़ना हो, प्ले लिस्ट में संधि पड़ी हुई है, आप वहां पर संधि को पढ़ सकते हैं। यहाँ पर देखिए एक और आता है, एक और उदाहरण है जो है चक्रपाणि। चक्रपाणि दर्शनार्थ। कौन सा उदाहरण है? दर्शनार्थ। दर्शनार्थ। ये भी उदाहरण जो है अव्ययी भाव समास के हैं। हमने आपको बताया, पहला है सपत्नी, यथाशक्ति, कृपा पूर्वक, आजन्म, अनुगमन, प्रतिमान, सकुशल, यथाक्रम, दर्शनार्थ, प्रतिदिन, आमरण, प्रत्येक, प्रत्यंग, चक्रपाणि, दर्शनार्थ। हाँ, इतना आप देख चुके हैं। इसके बाद आइए हम देखते हैं कुछ जो है हिंदी के। अभी यहाँ तो हिंदी के भी हैं, यहाँ अगला देखते हैं। फिर कुछ और उदाहरण हैं जिनको हम देखते हैं। अगले कौन से हो जाएंगे? हाँ, यहाँ पर दो तीन और देख लेते हैं।
अगला उदाहरण है निडर। निडर, क्योंकि यहाँ आगे उपसर्ग लगा हुआ है तो निडर हो जाएगा। अगला है निधड़क। क्या हो जाएगा अगला? अगला उदाहरण हो जाएगा निधड़क। फिर उसके बाद हो जाएगा भरपेट। हाँ, हमने आपको बताया अगला उदाहरण भरपेट। उसके बाद क्या हो जाएगा? बखूबी। हाँ, जितने उदाहरण बता रहे हैं आपको ये परीक्षाओं में कभी ना कभी जरूर पूछे गए हैं। तो यहाँ बखूबी, उसके बाद साल ब साल, साल ब साल। अभी हाल ही में परीक्षा में पूछा गया है रेलम रेल। हाँ, अगला है अभी हाल के यूपीएसआई में पूछा गया है रेलम रेल। तो इसमें कौन सा समास होगा? तो जो है इसमें अव्ययी होगा। उसके बाद हर साल, हर रोज, ये जितने शब्द आपको मिले हैं ये सभी अव्ययी भाव समास के हैं। हाँ, सकुशल शायद हमने नहीं लिखा है तो आप एक और लिख लीजिए सकुशल। हाँ, सकुशल लिखा है, ठीक है। यहाँ पर सकुशल लिखा गया है। यहाँ पर यथाक्रम भी है, ठीक है। हाँ, इतने उदाहरण जो है आपको ये अव्ययी भाव समास के हैं। आप इतना अगर उदाहरण ध्यान से या इसकी परिभाषा को जान लेते हैं, इसमें हमने आपको बताया कि अव्ययी भाव समास में पहला पद प्रधान होता है, जिसमें पहला पद उपसर्ग होगा, अव्यय होगा, ये सब जो है क्रिया विशेषण भी होगा। ये सब अव्ययी भाव समास की पहचान है। हमने अभी एक समास को पढ़ा है, कौन सा? जिसमें अव्ययी भाव समास। हमने एक और नियम आपको बताया था जिसमें शब्दों की आवृत्ति होती है। जैसे आपको बताएं हाथों हाथ, बीचों बीच, पहले पहल, पल पल, रात भर, धीरे धीरे, आमने सामने आदि शब्दों को हमने बताया है। तो ये जो है आपके अव्ययी भाव समास में हो जाएंगे। अव्ययी भाव समास की बस इतने ही उदाहरण और इतनी ही परिभाषा हमको मिली है। शायद इसी में से आपका परीक्षा में उदाहरण आ सकते हैं, क्योंकि ऐसे सीधे सीधे पद की प्रधानता पूछा जाता है या फिर उसके उदाहरण को पूछा जाता, उदाहरण दे दिया जाएगा और कहेगा कि इसमें कौन सा समास होगा। आइए दूसरा समास हम देखते हैं। दूसरा समास क्या है? द्विगु समास। दूसरा क्या है? द्विगु। हाँ, अभी तो वहां हम लोग दूसरे पर कौन सा पढ़े थे? द्वंद्व पढ़े थे, द्वंद्व समास पढ़े थे। तो आइए हम लोग जो है यहाँ पर द्विगु समास को ही देखते हैं, नहीं तो आप कहिए द्वंद्व समास को ही देखा जाए। चलिए, द्विगु समास छोटा है, संख्यावाची है, इसे हम देख लेते हैं द्विगु समास को। हाँ, द्विगु समास क्या है, इसकी परिभाषा क्या है? द्विगु समास, हाँ इसे देख लेते हैं। थोड़ा छोटा है, उसके बाद अगला देखें। द्विगु समास को हम क्या जानते हैं? हाँ, जिस पद का पूर्व पद, हाँ जिसका पूर्व पद संख्यावाची हो, संख्यावाची हो, उसे द्विगु समास कहेंगे या उसे द्विगु समास कहते हैं। द्विगु समास कहते हैं। हमने आपको बताया क्या कि कौन सा? हाँ, द्विगु समास होता है जिसमें पहला पद संख्यावाची होता है, उसे द्विगु समास कहते हैं। तो हम इसका उदाहरण देखते हैं। उदाहरण कौन सा होगा? एक शब्द आता है त्रिलोक। त्रिलोक अर्थात तीन लोक। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर भी द्विगु समास हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं पंचवटी अर्थात पांच वटों, पांच वट, तो पंचवटी हो जाएगा। उसके बाद अगला है पसेरी। पसेरी में पांच शेर होता है, वही पसेरी होता है जो अब हम लोग जानते हैं, जैसे 5 किलो होता है, वही हम लोग
पसेरी के रूप में जानते हैं तो 5 हो गया तो पसेरी हो गया। यहाँ पर अष्टाध्यायी, हाँ अष्टाध्यायी, अष्टाध्यायी तो 8 अध्याय जिसमें हैं उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम अष्टाध्यायी कहेंगे। उसके बाद अगला उदाहरण उदाहरण है त्रिभुवन, हाँ त्रिभुवन अर्थात 3 भवन। और उसके बाद अगला उदाहरण देखते हैं दुपट्टा, हाँ दुपट्टा को भी कहते हैं क्योंकि 2 पट उसमें होता है, एक इधर होता है और दूसरा उधर, 2 पट होता है दोनों तरफ, तो इसे दुपट्टा कहा जाता है। उसके बाद देखते हैं सतसई, सतसई तो आप जानते ही हैं, सतसई हो गया। उसके बाद अगला देखते हैं त्रिदोष, अर्थात जिसमें 3 दोष हो तो वही त्रिदोष है। उसके बाद अगला है दोपहर, ये भी पूछा गया है दोपहर, दोपहर। उसके बाद पंच प्राण, हमने आपको बताया पंच प्राण, पंच प्राण हो गया। और उसके बाद एक शब्द आता है दुमाता, हाँ दुमाता। तो हमने आपको क्या बताया, पहला अव्ययी और दूसरा द्विगु समास बताया। द्विगु समास की परिभाषा क्या है, जिसका पूर्व पद संख्यावाची हो उसे द्विगु, हाँ यहाँ पर देख लीजिए हंस पद का प्रयोग हुआ है तो यहाँ पर द्विगु समास कहते हैं। यहाँ थोड़ा सा देख लीजिए, द्विगु समास कहते हैं। तो उदाहरण हमने बताया त्रिलोक, पंचवटी, पसेरी, अष्टाध्यायी, त्रिभुवन, दुपट्टा, सतसई, त्रिदोष, दोपहर, पंच प्राण और दुमाता। ये जितने हैं सभी द्विगु समास के उदाहरण हैं। मित्रों हमने आपको आज 2 समास बताए, एक अव्ययी और दूसरा द्विगु समास। तो अव्यय में हमने आपको बताया था पहला पद प्रधान होता है, और द्विगु में अगर देखा जाए तो तत्पुरुष का भेद है तो इसका उत्तर पद प्रधान होगा। अभी हमने 2 पढ़ा है, इसके बाद कल की क्लास में और पढ़ेंगे। इसके बाद द्वंद्व पढ़ेंगे, द्वंद्व समास को या जो भी आप लोग कहेंगे वही पढ़ेंगे, लेकिन द्वंद्व समास ही कल पढ़ा जाएगा। तो मित्रों आज इतना ही। आपको क्लास कैसी लगी, अगर हमारे पढ़ाने से आपको कुछ समझ में आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है। थोड़ा सा समास, हाँ बहुत कठिन नहीं है, बहुत कठिन नहीं है, आसान है, थोड़ा सा समझने की बात है। अगर समझ लेंगे तो सही रहेगा, हाँ समझ में आ भी जाना चाहिए। हाँ मित्रों इतना ही, कल मिलते हैं आपसे, नमस्कार।